क्लास 12 ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2025 बिहार बोर्ड। हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से आप सभी पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, हम सभी आज के वीडियो में ज्योग्राफी का ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो बहुत ही ज्यादा खास है, यानी कि जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरा कहने का मतलब जो है कि जो 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्यारे बच्चों, ये सभी प्रश्न 2025 के नए पैटर्न पर आधारित है और आप सभी को 2025 के बिहार बोर्ड एग्जाम में इसी तरह से प्रश्न देखने के लिए मिलेगा, यानी कि पेपर में आप सभी को इसी तरह से प्रश्न रहेगा। हूबहू समझ लो, यहाँ से कॉपी करेगा वहां पर आप सभी को पेस्ट कर देगा। आई नो कि आप सभी मेरी बातें यहां तक समझ गए होंगे। तो प्यारे बच्चों, वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टेड होने वाला है। आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। मेरा काम था आप सभी को समझाना, आप सभी का काम था समझना। आई नो कि आप सभी यहां तक समझ भी गए होंगे। तो प्यारे बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात और जान लो, मैं हूं आपका प्रीतम सर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिहार एग्जाम आर्ट। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को 12th क्लास की तैयारी बेहतरीन तरीके से करवाता हूं। तो प्यारे बच्चों, हम सभी क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी तक मेरी आवाज पहुंच रही है कि नहीं? देखना, सबसे पहला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई। सबसे पहला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई। अब देखना, ऑप्शन है सबसे पहला 1852 में, और दूसरा ऑप्शन है 1853 को, और तीसरा ऑप्शन है 1854 को, और चौथा ऑप्शन है 1855 को। कितने बच्चे को मालूम है? परफेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है? एकदम ईमानदारी पूर्वक, ठीक है? समझ लो, आप सभी का टेस्ट हो रहा है। आप सभी काउंट करना, आप सभी का 1 नंबर से लेकर के 50 नंबर तक में कितना क्वेश्चन सही हुआ है, ठीक है? एकदम ईमानदारी पूर्वक आप सभी लास्ट में वीडियो के बता देना, ठीक है? भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई? जितने भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो, यानी कि 1853 सबका राइट आंसर है, ठीक है? याद रखिएगा आप सभी, जितने बच्चे को मालूम नहीं था मैं उसके लिए बोल रहा हूं, ठीक है? भारतीय रेलवे की स्थापना 1853 ईस्वी को हुई थी, ठीक है? आप सभी को 2025 के बिहार बोर्ड एग्जाम में फिर से बोल रहा हूं, ठीक है? आप सभी को 2025 के बिहार बोर्ड एग्जाम में इसी तरह से प्रश्न पूछेगा, ठीक है? और हूबहू इसी तरह से आप सभी को देखने के लिए भी मिलेगा पेपर में, ठीक है? भारतीय रेलवे की स्थापना 1853 ईस्वी को हुई थी। भारतीय रेलवे की स्थापना 1853 ईस्वी को हुई थी, ठीक है? अब देखना क्वेश्चन क्या 2 नंबर में, ठीक है? एकदम ईमानदारी पूर्वक, ठीक है? क्वेश्चन 2 नंबर में नई औद्योगिक नीति कब लागू हुई? बताओ, कितने बच्चे को मालूम है? कमेंट में लिख देना, नई औद्योगिक नीति कब लागू हुई थी? बताओ, 1984 या फिर 1990 या फिर 1991 या फिर 1940? बताओ, इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा? नई औद्योगिक नीति कब लागू हुई थी? एकदम ईमानदारी पूर्वक आप सभी बताना, ठीक है? समझ लो, आप सभी का टेस्ट हो रहा है। मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया है, समझ लो, आप सभी का टेस्ट हो रहा है, ठीक है? नई औद्योगिक नीति कब लागू हुई थी? कमेंट में लिखो, इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा? जितने भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो, यानी कि 1991 सबका राइट आंसर है, ठीक है? याद रखना आप सभी, नई औद्योगिक नीति 1991 ईस्वी को लागू हुई थी। याद हो आप सभी को, नई औद्योगिक नीति 1991 ईस्वी में लागू हुई थी, ठीक है? अब देखना क्वेश्चन क्या 3 नंबर में, ठीक है? ध्यान से देखना, क्वेश्चन है 3 नंबर में, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है? हम सभी एकदम अपने दोस्तों की तरह पढ़ाई करेंगे, ठीक है? मित्रों की तरह, यानी कि फ्रेंड्स की तरह, ठीक है? एकदम हम सभी आराम से पढ़ाई करेंगे, ठीक है? जब तक हम सभी को क्वेश्चन याद नहीं होगा तब तक हम सभी वीडियो छोड़ के नहीं जाएंगे, ठीक है? ऐसा ठान लो आप सभी, ठीक है? मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? बताओ, इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा? स्ट्राबो या फिर हमबोल्ट या फिर रेटजेल या फिर हैकेल? बताओ, इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या हो सकता है? मानव भूगोल का जनक हम सभी किसे बोलते हैं, ठीक है? इसी तरह से प्रश्न रहेगा। यार, मेरी बातों को समझो, ठीक है? मैं क्या बोल रहा हूं पहले आप सभी मेरी बातें यहां तक समझो, ठीक है? मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? 3 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी रेटजेल को, ठीक है? सबको मालूम होगा, 90% बच्चे को मालूम होगा, मानव भूगोल का जनक रेटजेल को कहा जाता है, ठीक है? वैसे आप सभी सब्जेक्ट की, मतलब वैसे आप सभी भूगोल सब्जेक्ट नहीं रखे होंगे, ठीक है? मानव भूगोल का जनक रेटजेल को कहा जाता है, ठीक है? अब देखना क्वेश्चन क्या 4 नंबर में, आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है? बताओ। देखो, मैंने ये क्वेश्चन काहे लिखा है आप सभी को पता है? आधुनिक मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है? मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया है, आप सभी को इनसे पिछले वाले वीडियो में भी बताया था। आप सभी को क्वेश्चन, ठीक है, बिहार बोर्ड आप सभी को क्वेश्चन घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है? देखो, जैसे 4 नंबर में क्वेश्चन है, आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है, ठीक है? पहले क्वेश्चन को नोट करो अपने दिमाग में, आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है? आप देखो, तीसरा क्वेश्चन क्या था? तीसरा क्वेश्चन था मानव भूगोल के जनक किसे कहा जाता है, ठीक है? देखो, क्वेश्चन एक ही है, बस थोड़ा सा उल्टा पुल्टा के पूछ दिया, ठीक है? इसलिए मैंने सोचा आप सभी का कंफ्यूजन दूर कर दूं, ठीक है? मानव भूगोल का जनक रेटजेल को कहा जाता है, जबकि 4 नंबर में क्वेश्चन है आधुनिक मानव भूगोल का जनक कौन है? बताओ, इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा फ्रेडरिक रेटजेल, ठीक है? मैंने बोला ना आप सभी को क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेगा। याद रखिएगा आप सभी, आधुनिक मानव भूगोल के जनक है फ्रेडरिक रेटजेल, ठीक है? याद हो आप सभी को, 4 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है? अब देखना क्वेश्चन क्या 5 नंबर में, क्वेश्चन है 5 नंबर में, निम्न में कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? बताओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? निम्न में, ठीक है? निम्न में या फिर निम्नलिखित में बात एक ही होता है, ठीक है? निम्नलिखित में कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? सबसे पहला ऑप्शन है ध्रुवीय प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है भूमध्य रेखीय प्रदेश, और तीसरा ऑप्शन है अटाकामा, ठीक है? अटाकामा। चौथा ऑप्शन है दक्षिण पूर्वी एशिया। बताओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? निम्न में कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? 5 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा ध्रुवीय प्रदेश। याद हो आप सभी को, 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ध्रुवीय प्रदेश हो जाएगा, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है ध्रुवीय प्रदेश। याद हो गया आप सभी को। अब देखना क्वेश्चन क्या 6 नंबर में, ठीक है?
क्वेश्चन है संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। पहले क्वेश्चन को देखो, ठीक है, आप सभी पहले क्वेश्चन को देखो, पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पर उनके बाद ही आप सभी कमेंट करना, ठीक है। संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया, ठीक है। 100% इस यो क्वेश्चन आप सभी को 2025 के बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, ठीक है, मैं लिख के दे सकता हूं, ठीक है। संभववाद की अवधारणा को, ठीक है, संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है प्राकृतिक घटक। चलो दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन है मानवीय घटक और तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, यानी कि प्राकृतिक घटक और मानव निर्मित घटक दोनों हो जाएंगे, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। आप सभी क्वेश्चन नहीं समझे, क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लो। संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया, ठीक है। जितने भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो सबका गलत आंसर है, आप सभी याद रखना मानवीय घटक होगा, ठीक है। पहले समझो, आप सभी समझे नहीं, ठीक है। देखो संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया, ठीक है। प्राकृतिक घटक नहीं होगा, ठीक है। आप सभी को ये मैंने कंफ्यूज करने के लिए ये ऑप्शन दे दिया था प्राकृतिक घटक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बेकार दे दिया था आप सभी को मैंने, ठीक है, ए और बी दोनों। लेकिन इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मानवीय घटक, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, मानवीय घटक। याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर सी में टिक मत मारना, ऑप्शन नंबर बी में टिक मारना आप सभी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखना क्वेश्चन 7 नंबर में, नागपुर योजना संबंधित है। बताओ नागपुर योजना किस चीज से संबंधित है। सड़क परिवहन से, जल परिवहन से, वायु परिवहन से, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। कमेंट में लिख दो एकदम ईमानदारी पूर्वक, ठीक है। नागपुर योजना किस चीज से संबंधित है। 7 का राइट आंसर क्या होगा। 7 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए सड़क परिवहन हो जाएगा, ठीक है। नागपुर योजना सड़क परिवहन से संबंधित है। याद रखिएगा आप सभी को, यही सब क्वेश्चन पूछेगा 2025 के बिहार बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। नागपुर योजना सड़क परिवहन से संबंधित है, याद हो गया। अब देखना क्वेश्चन क्या 8 नंबर में, भारत का सबसे बड़ा पतन कहां है। बताओ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सबसे बड़ा पतन कौन सा है। गुजरात में है, मुंबई में है, गोवा, कर्नाटक, बिहार, क्या होगा बताओ। भारत का सबसे बड़ा पतन मुंबई में है। याद रखिएगा आप सभी, भारत का सबसे बड़ा पतन मुंबई में, ठीक है। 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। भारत का सबसे बड़ा पतन कहां पर है, मुंबई में स्थित है, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन क्या 9 नंबर में, आप सभी को क्लास में यहां तक अच्छा लग रहा है कि नहीं, यानी कि आप सभी को क्वेश्चन याद हो रहा है कि नहीं, आप समझो कमेंट में यस और नो में बता देना, ठीक है। निम्न में भारत का मैनचेस्टर कौन है। बताओ निम्न में भारत का मैनचेस्टर कौन है। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है, एकदम ईमानदारी पूर्वक आप सभी बताना, ठीक है। निम्न में भारत का मैनचेस्टर कौन है। कानपुर, लखनऊ, अहमदाबाद या फिर दुर्गापुर। बताओ क्या होगा, दुर्गापुर है, ठीक है। निम्न में भारत का मैनचेस्टर कौन है। 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा आप सभी, इन चारों ऑप्शन में भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, ठीक है। 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन क्या 10 नंबर में, एक मिनट। क्वेश्चन 10 नंबर में, निम्न में कौन धात्विक खनिज है। बताओ निम्न में कौन धात्विक खनिज है। तांबा, मैग्नीज, लोहा या फिर उपयुक्त सभी। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। निम्न में कौन धात्विक खनिज है। सबका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, ठीक है। जितने भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी बता रहे हो यानी कि उपयुक्त सभी, सबका राइट आंसर है, ठीक है, यानी कि ऑल ऑफ दिस, ठीक है, यानी कि उपयुक्त सभी, ठीक है। निम्न में धात्विक खनिज कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, उपयुक्त सभी, ठीक है। आई नो कि आप सभी को यहां तक क्वेश्चन याद हो गया होगा, ठीक है। अगर आप सभी को यहां तक क्वेश्चन याद हो गया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। बस आप सभी के लिए, बस आप सभी से यही एक रिक्वेस्ट मैं कर सकता हूं, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन है 11 नंबर में, अरेबिका संबंधित है। बताओ किस चीज से। अरेबिका संबंधित है, चाय से, कॉफी से, गन्ना से, क्या होगा। बताओ अरेबिका संबंधित है, क्या होगा। अरेबिका संबंधित है कॉफी से। याद रखिएगा आप सभी, अरेबिका कॉफी से संबंधित है। आप सभी को यही सब क्वेश्चन पूछेगा यार, अरेबिका संबंधित है कॉफी से, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन क्या 12 नंबर में, एक मिनट। क्वेश्चन है 12 नंबर में, पर्वतों पर किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है। इतना ज्यादा मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है, सबको मालूम होगा, ठीक है। 95% बच्चे को मालूम होगा पर्वतों पर किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है। वृत्ताकार, सीढ़ीनुमा या फिर आयताकार या फिर इनमें से कोई नहीं। बताओ पर्वतों पर किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है। पर्वतों पर सीढ़ीनुमा प्रकार की बस्तियां पाई जाती है। याद हो आप सभी को, पर्वतों पर सीढ़ीनुमा, ठीक है। आप सभी देखे होंगे, अगर आप सभी जितने भी बच्चे पहाड़ वहाड़ पर चढ़े होंगे उनको मालूम होगा, ठीक है। आप सभी छोटा छोटा झोपड़ी देखे होंगे, यानी कि बड़े बड़े पहाड़ पर आप सभी छोटा छोटा झोपड़ी जरूर देखेंगे, ठीक है। अब देखे होंगे तो आप सभी को एक चीज नोटिस दिमाग में हुआ होगा, सीढ़ीनुमा, ठीक है। सीढ़ीनुमा पहाड़ पर चढ़ने के बाद आप सभी को सीढ़ी दिखाई देगा, ठीक है, एकदम समतल भूमि कहीं नहीं दिखाई देगा, ठीक है। सीढ़ी यानी कि जैसे घर तर में सीढ़ी होता है, ठीक उसी तरह पहाड़ पर, समझ लो सीधी बात, ठीक है। पर्वतों पर किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है। पर्वतों पर सीढ़ीनुमा बस्तियां पाई जाती है, ठीक है, समझ गए। अब देखना क्वेश्चन क्या 13 नंबर में, कारवार पतन कहां पर स्थित है। बताओ कारवार पतन कहां पर स्थित है। बिहार में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश या फिर गुजरात में, ठीक है। कारवार पतन कहां पर स्थित है। 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कर्नाटक में, ठीक है। कारवार पतन कर्नाटक में स्थित है। याद हो आप सभी को, कारवार पतन कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन क्या 14 नंबर में, मुक्त आकाश नीति कब नीति लागू हुई, ठीक है। मुक्त आकाश नीति कब लागू हुई थी। बताओ मुक्त आकाश नीति कब लागू हुई थी। 1993 को, 1992, 1994 या फिर 1996। बताओ मुक्त आकाश नीति कब लागू की गई। 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1992 ईस्वी को, ठीक है।
है। मुक्त आकाश नीति 1994 ईस्वी को लागू हुई थी। याद हो आप सभी को। 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी होगा 1992 ईस्वी को, ठीक है 1992 होगा। मुक्त आकाश नीति कब लागू हुई थी? मुक्त आकाश नीति 1992 ईस्वी में लागू हुई थी, ठीक है। 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन क्या 15 नंबर में, निम्न में कौन जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहलाता है, ठीक है। नीचे में जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है इनमें कौन जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहलाता है, बताओ कितने बच्चे को मालूम है? मैंने आप सभी को इनसे पिछले वीडियो में भी बताया था इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। निम्न में कौन जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहलाता है? मंगलोर, कोलकाता, नावा सेवा या फिर इनमें से कोई भी नहीं, बताओ निम्न में कौन जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहलाता है? 15 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी नावा सेवा, ठीक है। 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा आप सभी 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नावा सेवा को हम सभी जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं, ठीक है। याद हो गया आप सभी को। अब देखना क्वेश्चन क्या 16 नंबर में, ठीक है। भारत के जल संसाधन से जुड़ी समस्या क्या क्या है, बताओ कितने बच्चे को मालूम है? भारत के जल संसाधन से जुड़ी समस्या क्या क्या है? वितरण, उपलब्धता, संरक्षण या फिर उपयुक्त सभी, ठीक है। भारत के जल संसाधन से जुड़ी समस्या, भारत के जल संसाधन से जुड़ी समस्या ये उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। वितरण भी हो जाएगा, उपलब्धता, संरक्षण ये भी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 16 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, ठीक है। भारत के जल संसाधन से जुड़ी समस्या ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, उपयुक्त सभी, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन क्या है, हुबली सूती वस्त्र केंद्र कहां पर है, बताओ हुबली सूती वस्त्र केंद्र कहां पर है? कितने बच्चों को मालूम है हुबली सूती वस्त्र केंद्र कहां पर है, ठीक है। चलो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है सबसे पहला, एक मिनट, पश्चिम बंगाल में, दूसरा ऑप्शन है केरल में, तीसरा ऑप्शन है कर्नाटक में, चौथा ऑप्शन है बिहार में, ठीक है। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था हुबली सूती वस्त्र केंद्र कहां पर है, बताओ कितने बच्चे को मालूम है हुबली सूती वस्त्र केंद्र कहां पर स्थित है, ठीक है। आप सभी को क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेगा, आप सभी याद करते जाना, ठीक है। क्वेश्चन था हुबली सूती वस्त्र उद्योग कहां पर है, बताओ। 17 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, कर्नाटक में, ठीक है। हुबली सूती वस्त्र केंद्र कर्नाटक में स्थित है। याद हो आप सभी को। जितने बच्चे क्वेश्चन नहीं देख पाए वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लेना, ठीक है। मैं आप सभी को सिर्फ समझा सकता हूं, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन 18 नंबर में, हथकरघा उद्योग है, ठीक है। आप सभी के पास बहुत कम समय है, आप सभी अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है। मैं आप सभी से हाथ जोड़ के बोलता हूं, आप सभी के पास बहुत ज्यादा कम समय है, आप सभी अच्छे से तैयारी कर दीजिए, ठीक है। अन्यथा आपकी मर्जी, अगर आप सभी को पढ़ाई करना तो करिए, नहीं तो जाइए घूमिए फिरिए, पुलिस ना खेलिए, हमको उनसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हथकरघा उद्योग है, बताओ आधारभूत उद्योग, कुटीर उद्योग, स्वच्छंद उद्योग या फिर इनमें से कोई भी नहीं, बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? हथकरघा उद्योग कौन सा उद्योग है, ठीक है। 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कुटीर उद्योग हो जाएगा, ठीक है। कुटीर उद्योग, ठीक है। हथकरघा उद्योग यानी कुटीर उद्योग, ठीक है। 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद हो गया आप सभी को। अब देखना क्वेश्चन क्या 19 नंबर में, औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है, ठीक है। 95% बच्चे को मालूम होगा औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या फिर उपयुक्त सभी, ठीक है। सबका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। औद्योगिकरण से सभी प्रदूषण होता है, ठीक है। जल प्रदूषण भी होता है, वायु प्रदूषण भी होता है और ध्वनि प्रदूषण भी होता है, ठीक है। यानी कि 19 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। देखो मैं आप सभी को वीडियो के बीच में इधर और उधर का बातें क्यों नहीं बोलता हूं, क्योंकि आप सभी का टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। क्योंकि आप सभी की एक्चुअली आप सभी का टाइम बहुत कम बचा है, ठीक है। आप सभी का एग्जाम बहुत कम बचा है। देखो कितने बच्चे के मन में ये डाउट चल रहा होगा, अभी मेरे पास 3-4 महीना का समय है, मैं फिर कभी पढ़ लूंगा, है अभी ढेर समय से फिर कभी पढ़ लूंगा। वह बच्चा मेरे लिए सबसे बड़ा बुड़बक है, ठीक है। जितने बच्चे के मन में ये डाउट चलता है मेरे पास अभी बहुत ज्यादा समय है, मैं फिर कभी पढ़ लूंगा, वह बच्चा मेरे लिए सबसे बड़ा बुड़बक है, ठीक है। आगे आपकी मर्जी है, ठीक है। औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है? औद्योगिकरण से जल प्रदूषण भी होता है, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। यानी कि 19 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन क्या 20 नंबर में। क्वेश्चन है बाबा बुदन पहाड़ी कहां पर अवस्थित है, ठीक है। ध्यान से देखो क्वेश्चन को। क्वेश्चन है बाबा बुदन पहाड़ी कहां पर अवस्थित है, बताओ कर्नाटक में, उड़ीसा में, मुंबई या फिर गुजरात में, बताओ कितने बच्चे को मालूम है बाबा बुदन पहाड़ी कहां पर अवस्थित है? ध्यान से देखते जाओ, ठीक है। आप सभी ध्यान से देखते जाओ सारी क्वेश्चन को। बाबा बुदन पहाड़ी कहां पर अवस्थित है, ठीक है। हो सके तो आप सभी अपने कॉपी में नोट भी कर लेना, या फिर मैं आप सभी को वीडियो के अंत में बता दूंगा आप सभी वीडियो का नोट्स फ्री में कहां पर पा सकते हो, ठीक है। लेकिन उसके लिए आप सभी को वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। बाबा बुदन पहाड़ी कहां पर अवस्थित है, बताओ 20 का राइट आंसर क्या होगा? 20 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक में, ठीक है। याद रखिएगा आप सभी, बाबा बुदन पहाड़ी कर्नाटक में अवस्थित है। याद हो आप सभी को, बाबा बुदन पहाड़ी कर्नाटक में अवस्थित है, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन क्या 21 नंबर में, भारत में हरित क्रांति शुरू कब हुई थी, ठीक है। देखो यहाँ पर कितने बच्चे क्या गलती करते हैं आप सभी को बताता हूं, ठीक है। पहले आप सभी मेरी बातें सोचना, सुनना मेरी बातों को, ठीक है। पहले आप सभी मेरी बातों को सुनना, उसके बाद आप सभी रिप्लाई करना, ठीक है। भारत में हरित क्रांति शुरू कब हुई थी? 1965 में, 1966 में, 1968 या फिर 1971? देखो बताओ यहाँ पर कितने बच्चे क्या गलती करते हैं, मैं आप सभी को बताता हूं, ठीक है। भारत में हरित क्रांति शुरू कब हुई थी? यहाँ पर कितने बच्चे क्या गलती करते हैं? आप सभी को बिहार बोर्ड एग्जाम में 1962 भी ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है। 1962, ठीक है।
आप सभी को बिहार बोर्ड एग्जाम में 1962 ईस्वी भी ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन आप सभी को 1962 में टिक बिल्कुल भी नहीं मारना है, ठीक है। 21 का राइट आंसर क्या हुआ? 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1968 ईस्वी, ठीक है। 1968 ईस्वी होगा। भारत में हरित क्रांति 1968 ईस्वी में शुरू हुई थी, ठीक है। 21 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा आप सभी 1968। मैं तो आपको घेर देता हूँ, ठीक है, इस तरह देखा 1968 ईस्वी, ठीक है। भारत में हरित क्रांति 1968 ईस्वी में शुरू हुई थी, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन क्या 22 नंबर में, तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है, बताओ तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहां पर अवस्थित है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। चलो तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, चौथा ऑप्शन है छत्तीसगढ़, ठीक है। क्वेश्चन था 22 नंबर में, तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है, बताओ 22 का राइट आंसर क्या हुआ? 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र जो है वो महाराष्ट्र में अवस्थित है। याद हो आप सभी को 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र में हो जाएगा, ठीक है। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र जो है वो महाराष्ट्र में अवस्थित है। आई होप कि आप सभी को यहाँ तक क्वेश्चन याद हो गया होगा, ठीक है। अब देखना 23 नंबर में क्या क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय छूट गया है, मैं आपको बोल देता हूँ, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ऑप्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा, ठीक है, या फिर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर अवस्थित है? बताओ कितने बच्चे को मालूम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर अवस्थित है? महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, मुंबई में या फिर पश्चिम बंगाल में, ठीक है। कितने बच्चे को मालूम है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। याद रखिएगा आप सभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। याद हो आप सभी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा पश्चिम बंगाल में अवस्थित है, ठीक है। अब देखना 24 नंबर में क्या क्वेश्चन है, शुष्क क्षेत्र में मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? बताओ कितने बच्चे को मालूम है? कमेंट में लिख देना। शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? अब नालिका अपरदन, सिल्ट जमाव, वायु अपरदन या फिर इनमें से कोई भी नहीं। कितने बच्चे को मालूम है शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या हो सकता है? कमेंट में लिख देना आप सभी एकदम ईमानदारी पूर्वक। शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या? बताओ 24 का परफेक्ट आंसर क्या हुआ? 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वायु अपरदन हो जाएगा, ठीक है। शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण वायु अपरदन है, ठीक है। ध्यान से देख लो आप सभी, ध्यान से देख लो, मैं आप सभी को बार बार इस बात को बोल रहा हूं, ध्यान से देख लो क्वेश्चन को, नहीं तो पछताओगे, पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा, ठीक है। शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण वायु अपरदन हो जाएगा, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन क्या 25 नंबर में, निम्न में कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है? बताओ कितने बच्चे को मालूम है निम्न में कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है? खेती, व्यापार, बुनाई या फिर जूट उद्योग? बताओ। देखो यहाँ पर बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत क्या आते हैं और द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत क्या आते हैं और तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत क्या आते हैं, और मतलब ऐसा ढेर क्रियाकलाप है, लेकिन आपसे कितने बच्चे बहुत बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। देखो मैं आपको थोड़ा सा ऑप्शन बता देता हूँ। प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत खेती भी आते हैं, मछली पकड़ना, ये सभी प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। लेकिन व्यापार, बुनाई, जूट उद्योग ये सभी प्राथमिक, द्वितीय या फिर तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आप सभी यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है आप सभी को 25 नंबर में निम्नलिखित में कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है, ठीक है। मैंने आप सभी को बता दिया है प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत खेती, मछली पकड़ना ये सभी प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं, यानी कि 25 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत खेती आते हैं, ठीक है। याद हो आप सभी को निम्न में कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है? खेती, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या 26 नंबर में, विस्तृत व्यापारिक अनाज कृषि, ठीक है, एक मिनट, विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादन कृषि नहीं की जाती, बताओ कहां पर, मतलब किस क्षेत्रों में विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जाती? किन क्षेत्रों में? बताओ स्टेपिज क्षेत्र में, अमेजन बेसिन में, पास क्षेत्र में या फिर इनमें से कोई भी नहीं। बताओ क्वेश्चन बोल रहा है विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जा सकती, नहीं की जाती है, बताओ कहां पर? अमेजन बेसिन में, ठीक है। याद रखिएगा आप सभी, एक बार आप सभी क्वेश्चन को फिर से देख लो, ठीक है। विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जाती है कहां पर? अमेजन बेसिन में, ठीक है। अमेजन बेसिन में विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादन कृषि नहीं की जाती है, ठीक है। याद रखिएगा आप सभी, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन क्या 27 नंबर में, मसाई क्या है? बताओ मसाई क्या है? कितने बच्चे को मालूम है? कमेंट में लिख देना एकदम ईमानदारी पूर्वक, ठीक है। मसाई क्या है? एक कृषि उपज, एक जनजाति, एक चिकित्सक, एक या फिर एक मरुभूमि। बताओ कितने बच्चे को मालूम है, ठीक है। मसाई क्या है? मसाई मतलब सलाई नहीं समझ लेना, ठीक है, जिसमें उसमें माचिस बोलते हैं वो मसाई नहीं है, ठीक है। मसाई क्या है? बताओ एक जनजाति है, ठीक है, एक जनजाति होता है, ठीक है। मसाई एक जनजाति है, ठीक है, यानी कि 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एक जनजाति, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन क्या 28 नंबर में, 2001 में स्त्री साक्षरता दर कितनी थी? बताओ कितने बच्चे को मालूम है? कमेंट में लिख देना। क्वेश्चन क्या बोला पहले क्वेश्चन को देख लो, 2001 में स्त्री साक्षरता दर कितनी है? देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या दिक्कत हो सकता है, 2001 भी दे सकता है, 2002 भी दे सकता है, 2003 भी दे सकता है, ठीक है। लेकिन उतना नहीं पूछता है, 2002-3 नहीं पूछता, लेकिन 2001 पूछ सकता है, ठीक है। 2001 में, ठीक है, 2001 में स्त्री साक्षरता दर कितनी थी? 54.16% या फिर 54.00% या फिर 56.00% या फिर
50.21 यानी कि 50.21%। ठीक है, बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ। 2001 में स्त्री साक्षरता दर कितनी थी, आप सभी को मालूम है। 2001 में पूरे विश्व में स्त्री साक्षरता दर कितनी थी, 28 का राइट आंसर क्या होगा, 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 54.16%। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी, पूरे विश्व में 2001 में स्त्री साक्षरता दर 54.16% ही थी। ठीक है, परसेंटेज जिसे हम सभी इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन क्या 29 नंबर में, केरल में साक्षरता दर कितने प्रतिशत है, बताओ। अभी फिलहाल में वर्तमान में केरल में साक्षरता दर कितने प्रतिशत है। साक्षरता मतलब क्या होता है, आप सभी को मालूम है। साक्षरता मतलब होता है जो लोग पढ़े लिखे होते हैं। ठीक है, मूर्ख लोग नहीं। जैसे मुझे बिहार राज्य अभी साक्षरता में सबसे पिछड़ा राज्य बिहार राज्य होता है। ठीक है, याद रखिएगा आपसे भी। ठीक है, केरल में साक्षरता एक मिनट, केरल में साक्षरता दर कितने प्रतिशत है, बताओ। 92.4%, तो दूसरा ऑप्शन है 93.91%, और तीसरा ऑप्शन है 54.16%, और चौथा ऑप्शन है 47.53%। बताओ इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, केरल में अभी फिलहाल में वर्तमान में साक्षरता दर कितने प्रतिशत लोग बसे हुए हैं। ठीक है, 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 93.91%। ठीक है, यानी कि ऐसे समझ लो 100% व्यक्ति में 93% व्यक्ति पढ़े लिखे वहां पर हैं। ठीक है, लेडीज से लेकर के और पुरुष तक। ठीक है, केरल में साक्षरता दर 93.91% है। ठीक है, बिहार राज्य सबसे पिछड़ा राज्य पढ़ाई लिखाई में, मतलब साक्षरता राज्य में। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन क्या 30 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन शैक्षणिक नगर है, बताओ। निम्नलिखित में कौन शैक्षिक नगर है, सलेम, कटनी या फिर रुड़की या फिर मुगलसराय। ठीक है, ध्यान से देख लो, ये सारे, ठीक है, ये सारे के नगर हैं। सलेम भी नगर है, कटनी भी नगर है, रुड़की भी नगर है, मुगलसराय के नाम आपसे भी सुने होंगे। ठीक है, लेकिन ये जो तीन को ऑप्शन दिया हुआ, सलेम, कटनी, रुड़की, ये तीनों ऑप्शन का नाम आपसे भी कभी नहीं सुनेंगे। ठीक है, दो चार व्यक्ति सुने होंगे। ठीक है, निम्नलिखित में कौन शैक्षणिक नगर है, शैक्षिक या फिर शैक्षणिक बातें की होता है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन शैक्षिक नगर है, बताओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ, आप सभी को मालूम है। 30 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी रुड़की हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन शैक्षिक नगर है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है रुड़की। याद हो गया आप सभी को, 30 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, मैं एक मिनट थोड़ा सा रुकना, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। ठीक है, हाँ, तो चलो आप रेडी हैं। आप देखो 31 नंबर में क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक नगरीकृत देश है, बताओ। विश्व में सबसे अधिक नगरीकृत देश है, लाटविया में, ग्रेट ब्रिटेन में, जापान में या फिर दुबई में। बताओ इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा। पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखो। क्वेश्चन है विश्व में सबसे अधिक नगरीकृत देश है, पूरे विश्व में सबसे अधिक नगरीकृत देश है, कितने बच्चे को मालूम है। 31 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा ग्रेट ब्रिटेन में। याद रखिएगा आपसे भी, विश्व में, पूरे विश्व में सबसे अधिक नगरीकृत देश है ग्रेट ब्रिटेन में ही है। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन क्या 32 नंबर में, एक मिनट। क्वेश्चन है 32 नंबर में, निम्न में से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है 32 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है, भूमध्य रेखीय प्रदेश या फिर ध्रुवीय प्रदेश, मरुस्थलीय क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र। बताओ इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ठीक है, 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक मिनट, 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, जितने भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी बता रहे हो दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र है, सबका राइट आंसर है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन क्या 33 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल नहीं है। ध्यान से देख लो, निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल नहीं है। सबसे पहला ऑप्शन है रबड़, और दूसरा ऑप्शन क्या देखते हैं, दूसरा ऑप्शन है चाय, और तीसरा ऑप्शन है गेहूं, चौथा ऑप्शन है गन्ना। ठीक है, कितने बच्चे को मालूम है कमेंट में लिख देना। ठीक, गन्ना यहाँ पर होगा, यहाँ पर गन्ना लिखा गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर गन्ना होगा, गन्ना जिसे हम केतारी बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन था 33 नंबर में, एक मिनट क्वेश्चन था, एक मिनट देख लो। निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल नहीं है, बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ। 33 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी गेहूं। ठीक है, गेहूं रोपण फसल नहीं है, बुनाई फसल है। मतलब 2 क्लास के बच्चे को मालूम है गेहूं कौन सा फसल है। ठीक है, गेहूं आप भी याद रखेंगे, बुनाई फसल है, रोपण फसल नहीं है। ठीक है, सिंपल सी बात था। अब देखना क्वेश्चन क्या 34 नंबर में, बॉक्साइट से, ठीक है, बॉक्साइट से कौन सी धातु प्राप्त होती है। ठीक है, बॉक्साइट से कौन सी धातु प्राप्त होती है, लोहा, मैग्नीज, एल्युमिनियम या फिर चांदी। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बॉक्साइट से कौन सी धातु प्राप्त होती है, 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी एल्युमिनियम हो जाएगा। ठीक है, बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त होती है। याद हो आप सभी को, बॉक्साइट को पिघला करके एल्युमिनियम बनाई जाती है। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन क्या 35 नंबर में। ठीक है, हम सभी आज के वीडियो में 45 या फिर 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, देखना क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन रेशेदार फसल है, बताओ। सबको मालूम होगा। ठीक है, 101% बच्चे को मालूम होगा निम्नलिखित में से कौन रेशेदार फसल है। रेशेदार फसल मतलब क्या होता है, रुई, जिसे हम सभी बोलते हैं रुई। यार रुई कॉफी में रुई होता है, नहीं होता है। गेहूं में नहीं होता है, चाय में नहीं होता है, कपास में नहीं होता है, कपास में होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन रेशेदार फसल है, कपास रेशेदार फसल है। यानी कि 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन रेशेदार फसल है, कपास रेशेदार फसल है। याद हो गया। अब देखना क्वेश्चन क्या है 36 नंबर में। ठीक है,
एक मिनट, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है? बताओ, यहाँ देखो, ये क्वेश्चन क्या पूछा? क्वेश्चन पूछा निम्नलिखित में से कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है? मछली पकड़ना, लोह प्रगलन, वस्त्र निर्माण, टोकरी बनाना। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ? निम्नलिखित में से कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है? मैंने आप सभी को इनसे पहले भी बताया था प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत क्या आते हैं, इसलिए बोलता हूँ पहले क्वेश्चन को देखो, मेरी बातों को समझा करो, उसके बाद आप सभी कमेंट में रिप्लाई करना, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है? मछली पकड़ना द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है, जबकि लोह प्रगलन द्वितीय क्रियाकलाप है, और दूसरा ऑप्शन है वस्त्र निर्माण, ये भी द्वितीय क्रियाकलाप है, और चौथा ऑप्शन है टोकरी बनाना, ये भी द्वितीय क्रियाकलाप है, जबकि मछली पकड़ना प्राथमिक क्रियाकलाप है। खेती, मछली पकड़ना, ये सभी प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आई होप कि आप सभी यहाँ तक समझ गए होंगे। 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मछली पकड़ना, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन क्या 36 नंबर में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक आप सभी जितने भी क्वेश्चन को कवर किए हो, सारे क्वेश्चन 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि मैं आप सभी के लिए वही क्वेश्चन लेके आता हूं फिलहाल के लिए, जो आप सभी को 2025 के बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। इसलिए मैं उसको बोलता हूं ध्यान से देखो और मन लगा के पढ़ाई करो, ठीक है। क्वेश्चन है चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? बताओ चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? कहवा, गन्ना, कोको या फिर चुकंदर, ठीक है। चुकंदर तो नहीं हो सकता, ठीक है। चॉकलेट में कोको पदार्थ उपयोग होता है, ठीक है। जो हम सभी चॉकलेट जो खाते हैं, डेयरी मिल्क खाता है, कोई पल्स खाता है, कोई नारियल फ्लेवर खाता है, कोई कुछ खाता है, ठीक है। चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? चॉकलेट में कोको प्राप्त होता है, ठीक है। कोको पदार्थ का उपयोग होता है, ठीक है। याद रखेगा, आपसे भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। यही सब क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन अर्थ 1 मिनट। क्वेश्चन है स्वच्छंद उद्योग की एक प्रमुख विशेषता क्या है? बताओ स्वच्छंद उद्योग की एक प्रमुख विशेषता क्या है? निम्न पूंजी की आवश्यकता नहीं होगा, ठीक है। कहीं भी स्थापना, ठीक है। एक बात याद रखेगा आप सभी, स्वच्छंद उद्योग जो है वो कहीं पर भी स्थापना की जा सकती है, ठीक है। जैसे हम सभी दुकान यहाँ से घर से ले जाकर के कहीं मेला करते हैं, कोई दूसरे देश ले जाता है, कोई अपना मतलब कोई ऐसे समझ लो कहीं मेला वेला करता है, ठीक। उसी तरह स्वच्छंद उद्योग जो है वो एक स्थान से दूसरे जगह आसानी से ले जा सकता है, ठीक है। स्वच्छंद उद्योग की एक प्रमुख विशेषता यही है, कहीं भी स्थापना, ठीक है। यानी कि अर्थ इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कहीं भी स्थापना, ठीक है। आई होप कि विषय को क्वेश्चन याद हो गया, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन 39 नंबर में, रूड कोयला, ठीक है। रूड कोयला एक प्रकार का कोयला है, ठीक है। रूड कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? बताओ रूड कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? जर्मनी, फ्रांस, भारत, पाकिस्तान। बताओ रूड कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है, ठीक है। 39 का परफेक्ट आंसर क्या होगा? 39 का राइट आंसर ऑप्शन है जर्मनी में, ठीक है। रूड कोयला क्षेत्र जो है जर्मनी में स्थित है। याद हो आप सभी को, रूड कोयला क्षेत्र जर्मनी में स्थित है, ठीक है। अब देखने क्वेश्चन क्या 40 नंबर में, ठीक है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन खाद्य फसल है? ठीक है, सभी बच्चे को मालूम होनी चाहिए निम्नलिखित में से कौन खाद्य फसल है? गेहूं, मक्का, कपास, गन्ना, क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन खाद्य फसल है? ठीक है, 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए गेहूं हो जाएगा, ठीक है। गेहूं खाद के बिना बिल्कुल नहीं रह सकता है, ठीक है। 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए गेहूं हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन खाद्य फसल है? गेहूं हो जाएगा, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन है 41 नंबर में, भारत का सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है? ठीक है, देखो ये क्वेश्चन पूछा कि नहीं, ये क्वेश्चन पूछ लिया पूरे भारत का। जैसे हमसे बिहार में, भारत देश का मतलब जो भारत देश है वह भारत देश में बिहार राज्य बसा हुआ है और अदर देश मुंबई तुम्बई भारत देश में ही बसा हुआ है, ठीक है। पहली बार मेरी बातों को समझना, भारत का सबसे कम साक्षर राज्य मैंने आप सभी को बता दिया है। साक्षरता यानी कि साक्षर राज्य मतलब क्या होता है? साक्षर मतलब पढ़े लिखे आप सभी को मालूम होगा, ठीक है। भारत में सबसे कम साक्षर राज्य बिहार हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 41 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, ठीक है। याद होगा आप सभी को। अब देखना क्वेश्चन क्या है 42 नंबर में, ठीक है। बिग इंच संबंधित है, बताओ कितने बच्चे को मालूम है? कमेंट में लिखना, एकदम हाथ उठा के बोलना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है बिग इंच से संबंधित है, रेल मार्ग से, वायु मार्ग से, पाइपलाइन से, जल मार्ग से, ठीक है। 101% बच्चे को मालूम है पाइपलाइन से, ठीक है। बिग इंच जो है वो पाइपलाइन से संबंधित है, ठीक है। मैं थोड़ा सा खाना खाया हूं इसलिए ढकार हो रहा है, ठीक है। बिग इंच संबंधित है पाइपलाइन से, याद हो गया आप सभी को। अब देखना क्वेश्चन क्या था 43 नंबर में, भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, 101 नहीं 102% बच्चे को मालूम होनी चाहिए इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या है। आप सभी को यही सब क्वेश्चन पूछेगा यार, कितनी बार आप सभी को बोलूंगा, यही सब क्वेश्चन आप सभी को पूछेगा, ठीक है। क्वेश्चन है भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण क्या है? शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। याद हो आप सभी को 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। याद हो गया। अब देखना क्वेश्चन क्या 44 नंबर में, ठीक है। क्वेश्चन है कोलकाता में, ठीक, कोलकाता पतन किस नदी पर स्थित है? क्वेश्चन बोल रहा है कोलकाता पतन किस नदी पर स्थित है। क्वेश्चन देख लिया आप सभी, कोलकाता पतन किस नदी पर स्थित है? सबसे पहला ऑप्शन है यमुना नदी पर, दूसरा ऑप्शन है गंगा नदी पर, और तीसरा ऑप्शन है दामोदर नदी पर, चौथा ऑप्शन है हुगली नदी पर, ठीक है। क्वेश्चन है 44 नंबर में, कोलकाता पतन किस नदी पर स्थित है? ठीक है, 44 का राइट आंसर क्या होगा? 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी गंगा नदी पर, ठीक है। कोलकाता पतन जो है वो गंगा नदी पर स्थित है, याद रखिएगा आप सभी। 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी गंगा नदी पर, ठीक है। कोलकाता पतन गंगा नदी पर अवस्थित है, ठीक है। याद हो गया। अब देखना इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखो आज के वीडियो में प्यारे बच्चों हम सभी 45 क्वेश्चन को ही कवर करेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा तबियत खराब है इसलिए मैं आप सभी को आज के वीडियो में 45 क्वेश्चन ही कवर करवाऊंगा, ठीक है। और आगे देखा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? बताओ। कपास आप सबको मालूम है रुई होता है, ठीक है। कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? बिहार, आंध्र प्रदेश, गुजरात या फिर पंजाब, क्या होगा बताओ।
कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य गुजरात है। ठीक है, यानी कि 45 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी गुजरात हो जाएगा। ठीक है, कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य गुजरात हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप सभी को यहाँ तक क्वेश्चन याद हो गया और मेरे द्वारा बताए गए तरीके से क्वेश्चन याद भी हो गया होगा। ठीक है, अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, क्योंकि मैं आप सभी को इसी चैनल के माध्यम से 12th क्लास की तैयारी बेहतरीन तरीके से करवाता हूँ। ठीक है, आप सभी अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देना। ठीक है, तब तक आप सभी जम के तैयारी करेंगे। तब तक हम मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। ठीक है।